अंग्रेज सब का दो। कैबिनेट मिशन किसके मंत्री थे सब? इटली के मंत्री थे सब। कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम आपको आजादी दे देंगे 1948 तक। कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम आपको आजादी दे देंगे 1948 तक, लेकिन इससे पहले आप लोग को दो काम करना पड़ेगा। 2 साल के अंदर अंदर आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला, आपको बनाना पड़ेगा एक संविधान सभा। संविधान सभा जिसमें 389 लोगों का चुनाव हुआ अखंड भारत से। 389 लोगों का चुनाव हुआ अखंड भारत से। यही लोग को मिलके बनाना था संविधान। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार मतलब कैबिनेट मिशन का कहना था देखो कि देखो भैया हमें भेजे हैं हमारे प्रधान। कैबिनेट मिशन को क्लीमेंट एटली ने यह सख्त आदेश देके भेजा था कि तुम्हें भारत का विभाजन नहीं करना है, भारत का विभाजन नहीं करना है। तो कैबिनेट मिशन ने भारत का विभाजन नहीं किया, मुस्लिम लीग की बातों को नहीं माना। इसीलिए कैबिनेट मिशन जब मार्च में आया था, इससे बात नहीं चला, तो 16 अगस्त 1946 को, इसी साल 1946 में ही, मार्च में नहीं बल्कि अगस्त में, हाँ क्या था, 14 सूत्री जिन्ना फॉर्म, सॉरी प्रत्यक्ष कार्रवाई। क्या चालू कर दिया? प्रत्यक्ष कार्रवाई। जिन्ना ने चालू कर दिया प्रत्यक्ष कार्रवाई। किसी को कोई तो 35 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था हमारे यहाँ प्रांतीय चुनाव। ये प्रांतीय चुनाव बड़े पैमाने पे हुआ था। इसके तहत कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। लेकिन 1939 में क्या हो गया था भाई? द्वितीय विश्व युद्ध। और इसमें 22 दिसंबर को कांग्रेस ने क्या दिया था? त्यागपत्र, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। भारतीयों को समझाने के लिए 1940 में वेवेल ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसे वेवेल योजना या अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में गांधी जी ने 1940 में चालू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये सारी बातें हम आपको बता दिए थे। 1942 में था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कर दिया था। और 1942 में इसके जवाब में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया था। यहां तक तो हम आपको कंप्लीट बता दिए थे। यहां तक था शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन वेवेल की पूरी कोशिश रहती है कि भारतीयों को समझाया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग आया था इस शिमला सम्मेलन में अपने लिए एक पृथक बात करने के लिए, लेकिन वो सफल ही नहीं हो पाया। 1946 में आया कैबिनेट मिशन। चलिए अब यहीं तक बताए थे, इसके आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन, चलो बहुत ध्यान से समझिए। अब क्लीमेंट एटली ने भेजा था, क्योंकि वहां पर चुनाव हो गया था। इंग्लैंड में चुनाव होने के बाद विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए थे और क्लीमेंट एटली ने चुनाव जीता था। कैबिनेट मिशन के तहत दो चीजें आई थी, ध्यान से समझिए। संविधान सभा का निर्माण के लिए 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। दूसरा था अंतरिम सरकार ही क्या थी? एक तरह का समझिए कि प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, कि इनको पहले कैसे देश चलाना है, क्या करना है। संविधान बनेगा तो संविधान किसके कंट्रोल में अभी फिलहाल बनेगा? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, इसकी अध्यक्षता लॉरेंस कर रहे थे। ये आया कब था? मार्च 1947 में, मार्च 1946 में आया था। मार्च 1946 में, मार्च के समय आया था। डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष कार्यवाही। डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष ऑफिसर को नियुक्त करके भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन किसे भेजा गया? माउंटबेटन को। और माउंटबेटन को कहा गया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके भारत को एक में रखा जाए, भारत का विभाजन होने नहीं दिया जाए। क्योंकि यदि भारत का विभाजन हो, माउंटबेटन का यही कहना था कि भाई संविधान बना लीजिए, सरकार वगैरह आप लोग का गठन कर लीजिए। इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर थे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में पीएम के पद पर कौन थे? नेहरू। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के पद पे नेहरू थे। अब यहां समझिए ध्यान से, ये कोई ओरिजिनल सरकार नहीं थी। ओरिजिनल सरदार पटेल किस पद पे थे? गृह मंत्री के पद पर। आपको ये पीडीएफ दे दिया गया होगा, नहीं दिया गया? सरदार पटेल गृह मंत्री। अब यहीं से सरदार पटेल की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, वित्त मंत्री लियाकत अली। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लियाकत अली आपको वित्त मंत्री दिखेंगे, वहां लियाकत अली क्या दिखेंगे? वित्त मंत्री दिखेंगे। तो लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री थे। देश में सबसे आगे थे। सरदार पटेल इस देश में प्रधानमंत्री के सबसे आगे थे। लेकिन याद रखिएगा, वो सरकार या चुनाव द्वारा नहीं था, अंतरिम सरकार थी जिसको कोई वैल्यू नहीं है। अंतरिम सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन सरदार पटेल को पीएम के लिए रखा गया था। लेकिन
महात्मा गांधी जो थे वो सरदार पटेल को कन्विंस किए कि आप ना रह के नेहरू को रहने दीजिएगा, नेहरू को रहने दीजिए। ने लाया और उसको नाम हुआ माउंट बेटन प्लान। क्या हुआ? माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान इंग्लैंड से लाया गया था जिसका नाम था बाल्कन प्लान। क्या नाम था? बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान जिसे हम क्या कहते हैं? बेटन, माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन। इसको भारत में कहा गया सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के तहत भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। इस फॉर्मूले के तहत भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। जब भारत में विभाजन हुआ तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग संविधान बना रहे थे जो मुस्लिम लीग के थे, वो यहां से छोड़ के चले गए मुस्लिम लीग में। संविधान सभा को छोड़कर कहां चले गए? मुस्लिम लीग में चले गए। तो संविधान सभा में 299 लोग बच गए थे। संविधान सभा में कितने लोग बच गए थे? 299 लोग, क्योंकि इसमें से मुस्लिम लीग वाले चले गए थे। उसी तरह जो अंतरिम सरकार बनी थी कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो शासन कुछ देर तक कौन देखेगा जब तक संविधान न बन जाता है। तो संविधान न बन जाए उस समय के लिए थे अंतरिम सरकार, इसमें देखेगा कौन? तो इसमें से भी बहुत सारे मंत्री चले गए, जिसमें सबसे मुख्य थे लियाकत अली, वित्त मंत्री लियाकत अली। ये जाके वहां प्रधानमंत्री बन गए। इसको फायदा हो गया भैया, यहाँ कहाँ वित्त मंत्री, वहां जाके प्रधानमंत्री। अलग बात है, देश को काम का नहीं है। तो क्या देश का विभाजन तो हुआ ही, नारा था ही बांटो और आजाद करो, बांटो और आजाद करो। और फाइनली 14 अगस्त को किसका निर्माण हो गया? पाकिस्तान का। और 15 अगस्त को हमें क्या मिल गई? आजादी मिल गई। 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई थी। तो हमारी आजादी से रिलेटेड दो प्लान, कौन सा? बाल्कन प्लान, माउंट बेटन प्लान। और कांग्रेस ने क्या दिया था? सीआर फॉर्मूला। कांग्रेस तंग आके क्यों हो गई थी? क्योंकि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई मनाना चालू कर दिया था। एक व्यक्ति जो हमें वायसराय वेवेल ना होके वहां पे माउंट बेटन रहेगा, वायसराय ना होके, सॉरी वेवेल ना होके वहां माउंट बेटन रहेगा, क्योंकि 1946 में माउंट बेटन आ चुका था। 1946 में माउंट बेटन आ चुके थे। 1946 से लेकर 1951 तक, 1946 से 1951 तक भारत में जो भी निर्णय लिए गए थे वो अंतरिम सरकार के निर्णय थे। किसके निर्णय थे? अंतरिम सरकार के निर्णय थे। लेकिन भारत में ये ओरिजिनल गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि माउंट बेटन था। सरकार के ऊपर कौन खड़ा था? माउंट बेटन था, क्योंकि हमारे पास कोई राष्ट्रपति नहीं था। माउंट बेटन वाला जरा कुछ इन्हें का उन्हें कर देता था। सरकार के ऊपर तो भाई माउंट बेटन आ गया। अब क्या होगा अंतरिम सरकार के बाद? देखिए ध्यान से, 51 में हुआ, लंबा टाइम लग गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और खत्म हुआ 1952 में। 1952 में चुनाव हुआ। 1951 पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है। पहली सरकार गठित हुई 1952 में। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अंतरिम सरकार शासन की थी 1946 से लेकर 1952 तक। पहली सरकार बनी थी 1952 में। सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी चुनाव से ही पहले। सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी 1950 में, दिसंबर में। अंतरिम सरकार जब गठित हुई थी तो अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री जो थे अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। बोलते चलिएगा फटाफट। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जान मथाई उद्योग मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, अरुणा आसफ अली रेल मंत्री। याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली से पूछेगा कि अरुणा आसफ अली को कहां से लाया गया था, तो अरुणा आसफ अली आजाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए थे। तो अरुणा आसफ अली रेल मंत्री, जान मथाई उद्योग मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री बाबा ऊर्जा मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। हम यहाँ उद्योग मंत्री जॉन मथाई, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, वित्त मंत्री ये पूछेगा ससुरा क्योंकि बदल गया था आदमी। वित्त मंत्री लियाकत अली, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, और एगो पूछेगा शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, ऊर्जा मंत्री होमी जहांगीर भाभा। 9 गो ना याद कर ला, पूरा काम हो गया। 9 गो याद। क्वेश्चन कहां से आएगा? एक रेल मंत्री से क्वेश्चन पूछेगा, वित्त मंत्री से पूछेगा और शिक्षा मंत्री से। ये 3 ठो भयंकर पूछने वाला है, ध्यान दीजिए। जब हम सरकार 2 तरह का बनाए थे, अंतरिम सरकार, आजादी से पहले जो सरकार थी अंतरिम सरकार थी। पीएम के पोस्ट पर इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कुल विवाद यह लेके हो गया। गृह मंत्री सरदार पटेल, इनकी मृत्यु पहले हो गई, ये देश के लिए बहुत दुखद बात है। इतना ये दोनों आपको याद होगा। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। देखिए बिहार में कृषि के अलावा और कुछ नहीं है। बिहार से आदमी आएगा तो कृषि से लेके आएगा, राजेंद्र प्रसाद। अब बिहार में जाके देखिएगा, जो लाइव वाले बच्चे हैं, आपको बिहार के बारे में आइडिया भी उतना नहीं। यहाँ खेती मथाई। अब याद रखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड वाले क्रिश्चियन है, तो उद्योग मंत्री का नाम भी अंग्रेजों जैसा मिलना चाहिए। तो उद्योग, पहली औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रीज यूरोप में ज्यादा थी, तो यूरोप जैसा नाम मिलना चाहिए। तो उद्योग मंत्री में जॉन मथाई। रक्षा मंत्री के पास बल ज्यादा होना चाहिए, तो बलदेव सिंह।
बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री के पास बलदेव सिंह। वित्त मंत्री तो भारतीय छोड़ के चले गए लियाकत अली, लियाकत अली भारतीय छोड़ के चले गए लियाकत अली। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ, अरुणा आसफ अली। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, यहां फंसिएगा ना हो जाता है। देश में जैसे चुनाव हुआ था, शिक्षा मंत्री के तौर पर अबुल कलाम आजाद आ गए थे। अबुल कलाम, अबुल कलाम शिक्षा, अबुल कलाम शिक्षा मंत्री, अब्दुल कलाम ने अबुल कलाम। अबुल कलाम ने बहुत सारी चीजों को रोका था, बहुत सारे मुसलमानों को भी कहा था कि आचारी, और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री आया था अबुल कलाम, यही चेंज हुआ था, बाकी सब ऐसे रह गए थे। आगे बढ़े। के समय वेवेल नहीं थे, अंतरिम सरकार के समय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वेवेल नहीं, बेटन थे, माउंट बेटन थे, सुधार लीजिएगा। चलिए अब ये भी बता दिए थे आपको, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, बलदेव सिंह सुरक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, अरुणा आसफ अली रेल मंत्री, होमी जहांगीर भाभा जो थे वो ऊर्जा मंत्री थी, योगेंद्र नाथ कानून मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। गालियों ने की थी 1556 में, 1556 में, क्योंकि पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा 1498 में, 1556 में सबसे पहले प्रेस की शुरुआत जो किया था वो पुर्तगालियों ने किया था। तो छपाई वगैरह होता था, लेकिन उस छपाई से ना प्रेस में पहले क्या था कि पांडुलिपि थी, हाथ से लिखना होता था। अगर हमें किसी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 ईस्वी में भारत का पहला अखबार लाया था, बंगाल गजट। बंगाल बजट नहीं है, बंगाल गजट है। भारत का पहला अखबार जो लाया गया था बंगाल गजट लाया गया था। क्या लाया गया था? बंगाल गजट। किसी को कोई दिक्कत? मेटकाफ था गवर्नर, तो चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को बहुत ज्यादा छूट दे दिया था, इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इसने बहुत सारे चीजों पे छूट दिया था, वो कहा था कि आप कुछ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को। हो गया। 1556 में हुआ था, पुर्तगालियों ने चालू किया था। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट पत्रिका चालू किया था। चार्ल्स मेटकाफ ने क्या चालू किया था? मुक्ति दिवस। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अब आते हैं, देखिए ध्यान से, लीटन होता है, लीटन, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लॉर्ड लीटन। आगे पढ़ा देंगे, आप इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे। लॉर्ड लीटन के बारे में इसको पढ़ाना है। लॉर्ड लीटन, लीटन, रिटन लिख दिया, लॉर्ड लीटन है, लॉर्ड लीटन होना चाहिए, रिपन लिख दिया। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक अधिनियम आया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर एक्ट। इसको पहले समझिए, आपको पहले समझ जाइएगा ना तो फिर सुधार करिएगा। समझाते हैं। वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट भारतीय प्रेस का गला दाबने वाला अधिनियम कहते हैं। वर्नाक्यूलर एक्ट को भारतीय प्रेस का गला दाबने वाला अधिनियम कहते हैं। ये 1878 में आया था। ये बहुत ही खतरनाक कानून था पत्रिकाओं के ऊपर। ये कहता था कि अगर आपको अंग्रेजी में अखबार छापना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भारत के किसी भी भाषा में अर्थात भारतीय भाषा में छापना चाहते हैं तो पहले अंग्रेजों को उस अखबार को दिखाइए। अंग्रेज कहेंगे, अंग्रेजों की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भारतीय भाषा में आप अखबार छापते हैं तो आपको अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें भारत में सबसे तेज कटाक्ष या फिर टिप्पणी करने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर सबसे ज्यादा प्रयास किया है। जैसे सती प्रथा पे सर्वाधिक काम किया राजा राम मोहन राय, उसी तरह विधवा पुनर्विवाह पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो उसने किसने काम किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका का नाम क्या था? सोम प्रकाश। इस सोम प्रकाश पत्रिका पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि आपकी ये सोम प्रकाश पत्रिका पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। बड़ी आग उगल था आपकी पत्रिका। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर नो डाउट बहुत ही महान दिया गया। लेकिन इस एक्ट से बचने के लिए शिशिर कुमार घोष बहुत समझदार थे। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दो बंगाली व्यक्ति थे। इनकी पत्रिका का नाम था अमृत बाजार।
इनकी पत्रिका का नाम क्या था? अमृत बाजार। ये अमृत बाजार पत्रिका बहुत फेमस पत्रिका थी बंगाल के क्षेत्र की। तो बंगाल की इस पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका को इन्होंने रातों रात बंगाली भाषा में, किस भाषा में कर दिया? अंग्रेजी भाषा में। बंगाली भाषा से किस भाषा में कर दिया? अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया था। तब तो जाके इनके ऊपर वर्नाकुलर एक्ट नहीं लगा था। समय की एक प्रमुख पत्रिका थी, आज भी आती है, द पाइनियर। पाइनियर अखबार ने वर्नाकुलर एक्ट का क्या किया था? समर्थन किया था। समर्थन करेगा क्यों नहीं? सोच रहा, पाइनियर अखबार जो था वो क्या था? अंग्रेजी में पहले से आता था, अंग्रेजी में ही आता था पाइनियर। वर्नाक्यूलर एक्ट जो लॉ, वो भारतीय भाषा पे था। किस पर था? भारतीय भाषा पे। रीजन समझिए। और रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। बताइए, वर्नाक्यूलर एक्ट का समर्थन करने वाला अखबार कौन सा था? ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी, नाम था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। और मोतीलाल घोष था, मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष की पत्रिका का नाम अमृत बाजार पत्रिका। इन्होंने अपने आप को बंगाली से किस भाषा में कर दिया? अंग्रेजी में। सोम प्रकाश बहुत जहर उगलबे करता, ठीक तो था। जहर काशी लॉर्ड रिपन के समय आया था। पहला कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय आया था। जितने भी गवर्नर आए हैं उसमें सबसे लॉर्ड रिपन। इसे भगवान का इतना डर था कि भारतीयों पे ये कभी अत्याचार ही नहीं करता था। इसने अपनी किताब में भी लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा डर किसी का था तो भगवान का। इससे प्रभावित होकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा है, भारत का सुधार करने वाला, भारत के लिए फरिश्ता कह दिया इनको, भारत का उद्धारक। किसको? लॉर्ड रिपन को। बहुत बेहतरीन इंसान थे। देखिए, लॉर्ड रिपन ठीक ठाक आदमी थे। लॉर्ड रिपन के समय पहला कारखाना अधिनियम आया 1881 में। इसमें 9 घंटे काम थे, संडे के दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। कितने घंटे काम करने थे बाबू? 9 घंटा काम करना था। देखिए, 9 घंटा काम करना था और महीने में 4 दिन छुट्टी थी, यानी संडे संडे छुट्टी था। संडे क्या था? छुट्टी था। 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था किया गया था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय, 1881 में। फिर 10 साल बाद कारखाना अधिनियम चेंज होता है। 10 साल बाद कारखाना अधिनियम आता है 1891 में। दूसरा कारखाना अधिनियम लेंसडाउन के समय। हालांकि लेंसडाउन कई काम किया था, इसमें शादी विवाह की उम्र को भी थोड़ा सा इसने निर्धारित किया था। आगे पढ़ेंगे लेंसडाउन के बारे में, क्योंकि जब एक पूरा प्रॉपर चैप्टर आएगा ना, भारत के गवर्नर जनरल से काम करने पर रोक लगा दिया गया। महिलाएं कारखाने में रात में काम नहीं करेंगी। रात के समय महिलाओं को क्या कर दिया गया? कारखाने में काम करना। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था। क्या चीज था इसमें? 9 घंटा काम था, संडे के दिन छुट्टी थी, हफ्ते में, महीने में 4 छुट्टी थी। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था, लेंसडाउन के समय आया था। इसमें 9 घंटे के जगह 12 घंटे काम करने थे। लेकिन महिलाओं को एक चीज दिया गया कि रात में कोई भी कंपनी महिलाओं को कारखाने में काम नहीं देती है। 1911 में आया था, हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, तो कारखाने में काम करना जरूरी हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध के आसार दिखने लगे थे, तो ज्यादा से ज्यादा काम कराना, 12 घंटा कर दिया। इसके तहत काम खाना अधिनियम 1881, रिपन 91, लेंसडाउन 1911, हार्डिंग द्वितीय 1911, हार्डिंग द्वितीय 1911, हार्डिंग द्वितीय। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। ठीक है, चौथा रीडिंग, पांचवा वेलिंगटन, छठवां वेवेल। तो ये बस याद रखना है। अंतिम और छठवां कारखाना अधिनियम 1996। सोच लो, आजादी की 1 साल पहले तक लेके आए थे। तो देख रहे चैन नहीं है। सोच लो, इन्हें लग रहा था बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तो बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। याद कीजिए, यही वो व्यक्ति है जिसने पलासी के युद्ध की पूरी रणनीति बनाई थी। रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति है, पलासी का युद्ध खुद लड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति है जो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो को सेना भेजा था नेतृत्व करने के लिए। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। तो जो वारेन हेस्टिंगस था,
तो वारेन हेस्टिंगस के समय बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंगस, सबसे पहला बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बाद ऐसे कई ठो आते गए सब, रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस जो था वो बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इसी के समय आदेश आया कि बंबई को इसके कंट्रोल में लाओ, मद्रास को इसके कंट्रोल में लाओ। तो ऑटोमेटिक जो था कि बंगाल का पावर बढ़ गया, बंगाल का पावर बढ़ गया। अब मद्रास के गवर्नर को भी बंगाल को रिपोर्ट देना होता था। और अब यहाँ आप दो दो चीजों को देखने को मिलेंगे, एक और दो बार नाम आएगा। जब भी किसी चीज में सुधार होता है, जब भी किसी चीज में क्या होता है, सुधार होता है, तो जिसके समय कोई सुधार होता है वो पुरानी पद्धति का, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और उसी के समय नियम आ गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए बंगाल छोटा सा एरिया था, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद और भी बहुत सारे गवर्नर जनरल आए। जब आया विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसे प्रमोशन दे दिया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, लेकिन इसे प्रमोशन देके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक शासन का कैनिंग, क्या नाम था, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भी भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था 1857 में। उसको इतना ना मारा गया, इतना ना मारा गया कि गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और कहा गया कि आज से तुम गवर्नर जनरल नहीं, राजा के चमचा कहलाओगे। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म करके चमचों का पद आया था। तो कहा गया कि अब तुम भारत के गवर्नर जनरल नहीं हो, बल्कि भारत के में तुम क्या हो, अंग्रेजों के चमचा हो, अंग्रेजों का क्या हो, चमचा हो। तो बताइए कैनिंग जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ जाए, अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के समय ससुरा 1857 की क्रांति हो गई। मेरे चमचा, आज से तुम मेरा चमचा, आज से तुम मेरा चमचा। तो बताइए भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय का पद आया ही था जब हम लोग ने मार के वायसराय, समझ में आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से इसको। और अंतिम आपको पता ही होगा, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, आजादी देके चल गया, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। राज बिहारी वो, लेकिन बड़े पैमाने पर सुभाष चंद्र बोस। महिला ब्रिगेड का नाम सहगल, लक्ष्मी ब्रिगेड कहते हैं जिसको लक्ष्मी सहगल ने लीड किया था। सुभाष बोस ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कहां किया था, सिंगापुर। और वहां से ऑल इंडिया रेडियो पर महात्मा गांधी को क्या कहा, राष्ट्रपिता, क्या कहा, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हीं को दिया गया था। आगे बढ़े, दिल्ली चलो का नारा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजाद दूं, सुभाष चंद्र बोस। सब पढ़ा दिया ना आप लोगों को। करने का तरीका, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, इसे प्रमोशन देके भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसके समय हो गया 1857 की क्रांति। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, अंतिम वायसराय माउंटबेटन। कोई दिक्कत, अब तो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और जैसे स्वतंत्र हुआ वायसराय का पद खत्म, वापस वो बन गया गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, माउंटबेटन। लेकिन माउंटबेटन चला गया और संविधान यहां बना ही नहीं था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर से 50 में लग गया संविधान। व्हाट इज गवर्नर जनरल, ओनली राष्ट्रपति। अपने बिहार के भारत का सबसे पहले वायसराय में देखते हैं। अब यहाँ वायसराय गवर्नर का दिमाग से हटा दिया, रॉबर्ट क्लाइव। इस ससुरा बंगाल में द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव।
कुछ चीजें आपको पहले से पता है। पलासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को हराया, रॉबर्ट क्लाइव। मीर जाफर को बैठाया, रॉबर्ट क्लाइव। फिर मीर कासिम को बैठाया, रॉबर्ट क्लाइव। दोबारा मीर जाफर को बैठाया, रॉबर्ट क्लाइव। पलासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। दोबारा मीर जाफर को बैठाया, रॉबर्ट क्लाइव। पलासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन पलासी की लड़ाई का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, अब बक्सर का नेतृत्व हेक्टर मोर। लेकिन था तो ससुरा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन, रॉबर्ट समझ में कि नहीं आ गया? कौन? वारेन हेस्टिंग्स। देखा जाए वारेन हेस्टिंग्स में क्या? हाँ बोलो। पीट्स इंडिया एक्ट, और साथ में इसके समय आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट भी 1773 का। देखिए ये पॉलिटी से टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि अंग्रेज जो भारत में शासन कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मनबर हो गया था सब, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां का महारानी ने रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। लेकिन उसमें कुछ चीजों की कमी रह गई, तो सोच रहा उसमें सुधार आया गया था। क्या लाया गया था? सुधार। तो पीट्स इंडिया एक्ट भी आया था। क्या था? पीट्स इंडिया एक्ट भी आया था। इसके समय पीट्स इंडिया एक्ट राजस्व वसूलने का अधिकार किसे दे दिया गया था? कलेक्टर को। तो जो आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, पहले उसका काम था टैक्स कलेक्ट करना, इसलिए कलेक्ट करने को हम कलेक्टर कहते हैं। समय वारेन हेस्टिंग्स, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और पीट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स। किसके समय? वारेन। मदरसा अधिनियम किसके समय? रेगुलेटिंग एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स। और ये तो पढ़ा दिए कि इसे बंगाल के गवर्नर से बढ़ा के बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ये तो हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। इसने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। गीता का अंग्रेजी अनुवाद देखिए, मदरसा